हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं हॉरिजॉन फिजिक्स के बारे में। आ, अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं 12th बोर्ड एग्ज़ाम को, है ना। तो अपना मिशन जो है बोर्ड एग्ज़ाम ही है अभी फ़िलहाल में। अच्छा, तो ये जो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो इस बार अभी 12th एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स जो है वो पढ़ना और रिवाइज रखना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है स्टूडेंट के लिए, है ना। अभी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि मॉडर्न फिजिक्स जो है वो कितना पढ़ा हुआ है ना। ऊपर ऊपर बस क्लास में पढ़ा दिया जाता है, दैट्स ऑल। वो भी कितना दिन हो जाता है तो सारा कुछ लोग भुला जाते हैं। तो इसको रिवाइज कर लेना मतलब कि समझिए तो बहुत बड़ा ही आप काम कर देंगे जब रिवाइज हो जाएगा इसका, तो ठीक है। तो समझिए तो आपको बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे खुशी मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है इस बात को जान के कि इस कुछ लेक्चर्स में, है ना, सारे मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर को ख़त्म किया जा रहा है बाई विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। और सारे क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा, 2 नंबर का हो, 1 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, कहाँ से क्या आने वाला है सब कुछ बताया जाएगा आपको, है ना। तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, पेशेंस रखेंगे और पेशेंस रख के पढ़ाई करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस पीछे में पीपीटी दिख रहा होगा, खुला होगा। और इस पीपीटी को कहाँ से बनाया गया होगा तो साफ दिख रहा है उसमें कि लाल पीला हरा करके ऐसा करके लिखा हुआ है। तो अच्छा खासा इसमें मेहनत किया गया इसके पीछे में, ठीक है। तो इस मेहनत को वेस्ट मत जाने दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, है ना। अब मेरा जो मोटो है वो क्या है कि जो स्टूडेंट है वो आप लोग 12th एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 95 क्रॉस कीजिए फिजिक्स में, है ना, ताकि लोग सुने तो अच्छा कहें कि वाह क्या बात है ना। कि बबुआ का नंबर जो है 95 है, 92 है, 93 है ना। 80 82 तो सबका रहता है ना, वो तो नॉर्मल स्टूडेंट का ही रहता है। तो थोड़ा कुछ अलग करके दिखाइए आप लोग, है ना। तो इस मॉडर्न फिजिक्स को लाया गया है आज के क्लास में, तो दम भर पढ़ें, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अच्छा एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ये वीडियो को उन सारे लोगों तक पहुँचाइएगा, है ना, जिनको भी ज़रूरत होगा, ये 12th एग्ज़ाम अभी दे रहे होंगे। और मैं एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि 12th का न्यू बैच जो है, 12th का न्यू बैच जो आपके जूनियर हैं अभी, है ना, मतलब कि 2022 से 24 जो सेशन है उस सेशन का 12th बैच का न्यू बैचेज जो है वो 1 तारीख से 1 फरवरी से चालू हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है न्यू बैचेज का आप लोग अपने जूनियर तक पहुंचाइए और उनको फीडबैक थोड़ा सा दीजिए अबाउट हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस कि हाँ किस तरह से सिलेबस को ख़त्म किया जाता है, शॉर्ट नोट्स लिखवाया जाता है ना, रिवीजन करवाया जाता है साथ में, प्लस में टेस्ट, मतलब कि सारा कुछ आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं बिकॉज आप लोग हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस का स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा देर हो चुका है तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, अपना शॉर्ट नोट्स। देखिए, तो इसमें जो है मॉडर्न फिजिक्स में वो मुख्य रूप से 4 चैप्टर इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है वो है इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। दूसरा जो चैप्टर है इसमें कौन है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है। तीसरा सेमीकंडक्टर है और चौथा क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर लास्ट वाले चैप्टर को आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अच्छा, तो ज़्यादा बोर्ड का एग्ज़ाम को लेकर के ज़्यादा घबराना नहीं है ना। एकदम थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बस मेहनत करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और नंबर जो है बहुत तगड़ा होना चाहिए, एकदम 90 से अबव। 90 के नीचे का किसी का वैल्यू नहीं है ना, एकदम 90 से ऊपर रहना है, ठीक है। तो चलते हैं। चलिए, पेज यहाँ पे रिपीट हो चुका था तो देखिए यहाँ पे, है ना। इसमें सबसे जो पहला चैप्टर है वो कौन है, तो इसमें आपका पहला चैप्टर है, थोड़ा ले लेता हूँ।
चलिए, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है, जैसा कि अभी पीछे में दिखाया गया होगा, है ना, वो कौन है? तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड क्या है, मैटर है ना। आप लोग नोट्स करते जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ये जो नोट्स है वो आपका इसमें से जेई नीट से, मतलब जेई नीट का जो एग्ज़ाम होता है इससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं उसमें। तो दिस नोट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जेई नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा बोर्ड के लिए तो है ही, है ना। जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल में भी। तो बोर्ड का नीट का लेवल जो है इसमें मॉडर्न फिजिक्स में सेम ही रहता है, ठीक है। एडवांस वगैरह में थोड़ा सा चेंज होता है। तो आप जब ये बोर्ड के लिए बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा नोट्स ढंग से बनाइएगा, ताकि आगे आपको भविष्य में काम आए। तो चलिए, इस वाले चैप्टर के अंदर में हमको क्या पढ़ना है? डुअल नेचर पढ़ना है ना। मतलब कि दो तरह का नेचर शो करेगा, कौन कौन इसमें? तो रेडिएशन, रेडिएशन कहे तो, है ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं लाइट बोल सकते हैं, और मैटर कहे तो पदार्थ। इसमें रेडिएशन और मैटर जो है वो दो तरह के नेचर को शो करेगा, ठीक है। पहला जो है वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, और दूसरा जो क्या है तो वेव नेचर शो करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, इस चैप्टर में सबसे पहले अंदर चलने से पहले हम लोग जानेंगे इसमें, तो वेव का बेसिक नॉलेज जानेंगे ना, वेव का थोड़ा सा बेसिक डिटेल जानेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये जो वेव है ना, इस तरह से आपको फिगर में दिखाया गया होगा, वेव है ना। तो यहाँ से ऊपर वाला को हाफ साइकिल बोला जा रहा है, नीचे वाला को ये हाफ साइकिल है, तो हाफ साइकिल एक कंप्लीट साइकिल बन गया, ठीक है। इसको हम लोग कंप्लीट साइकिल बोल रहे हैं, है ना। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगाता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। और एक टाइम पीरियड में जितना ट्रेवल करता है वेव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वेवलेंथ कहा जाता है उसको, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड होता है। यहाँ पे कुछ टर्म है जो दिखाया गया आपको, ठीक है। इधर में क्या है आपका एफ है, एफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, जो हर्ज में रहेगा। लेमडा क्या है? तो वेवलेंथ है, जिसका ये सा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, बट अगर आप यूनिट लिखो तो इसको एंगस्ट्रम लिख सकते हैं। और याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रम का जो वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर कितना होता है? तो -10 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद में सी है, सी कहे तो यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव है, कि किस स्पीड से जो वेव है ना, किस स्पीड से जो वेव है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी स्पीड से चल रहा है। उसके बाद में ओमेगा जो है वो क्या है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और के जो है वो क्या है? तो एंगुलर वेवलेंथ है। नीचे में आपको कुछ जो है ना तो फॉर्मूला दिखाया गया है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला इसमें जो है वो बेसिक वेव में वो इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा, ये जो वेव है वो वेव का कौन सा टाइप है? तो ये ट्रांसवर्स वेव है ना। कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में होता क्या है? तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है, ठीक है। इसमें आपका स्पीड लेमडा और जो फ्रीक्वेंसी इसमें रिलेशन दिया गया है ना, सी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, या तो सी बराबर लेमडा डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। उसी के बाद में जो है ओमेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई एफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, या तो कितना होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होता है, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में अभी बताएंगे नहीं कि फॉर्मूला जो है वो कहाँ से आया है, बस याद रखिएगा, है ना। समय अपने पास कम है, आज ऑलरेडी 16 तारीख हो चुका है, 16 जनवरी, आपका 2 फरवरी को एग्ज़ाम है। उसके बाद में के जो है वो आपका क्या है? तो एंगुलर वेवलेंथ है ना। चलिए, जो जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा हो जाएगा, समझे ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, उसके बाद में जो इसका दूसरा टॉपिक है, यानी इस चैप्टर के अंदर में जो दूसरा टॉपिक है, हेडिंग है ना, वो क्या है? तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। क्या है यहाँ पे? तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या बोलता है? देखिए यहाँ पे पढ़िएगा। इसमें पहला स्टेटमेंट बोला क्या है? कि द रेडिएशन, जिसको अप्लाइड बोलते हैं थोड़ा देर के लिए, है ना, प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बोलता है? कि जो रेडिएशन होता है, लाइट होता है ना, वो अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में प्रोपगेट करता है। प्रोपगेट मतलब क्या होता है? वो आगे बढ़ना, है ना, ठीक है। और उस हम लोग एनर्जी पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको फोटोन कहा कहते हैं ना। उस हम लोग स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? तो फोटोन कहते हैं। तो सबसे पहले इसने डिफिनेशन बता दिया कि इसका, तो फोटोन का, कि व्हाट इज फोटोन, ठीक है। चलिए आगे चलिए। उसके बाद में क्या बोला है? कि द एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ना, इसका मेन स्टेटमेंट आपका ये है,
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो मेन स्टेटमेंट जो है वो कौन है आपका, ये नीचे वाला है। क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है। कहने का मतलब कि एनर्जी में, एनर्जी जो होगा फोटोन के पास में, स्मॉल पैकेट के पास में, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, जब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच निकल के आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे बन गया क्या, E इज इक्वल टू एच इंटू एफ। एफ बराबर हम लोग और क्या जानते हैं, फॉर्मूला 1/बाई टाइम पीरियड। ये निकल के आ जाएगा एच इंटू, हाँ, एफ इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं, ए भर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, H/T भी लिख सकते हैं, या तो फिर एफ का एक और फॉर्मूला आता है, एफ बराबर होता है C/λ। तो आप जो है ना यहाँ पे ए भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा HC/, क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी का जो फॉर्मूला हो गया, दो दो फॉर्मूला बन गया, एक हो गया आपका H इंटू एफ हो गया, दूसरा क्या हो गया, HC/λ, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा ही यूज होगा इसका। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। बट यहाँ पे फोटोन का जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, कम होता है फिलहाल, है ना, एक फोटोन का। तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का एसआई यूनिट तो नहीं है, बट यूनिट है ना। तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछता भी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो किसका यूनिट है, तो ये किसका यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है, बस बेसिक यूनिट है। आगे बढ़िए, यहाँ पे एच जो है वो क्या है, एच जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसका नाम दिया गया क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर कितना, -34 इन, ये क्या होता है, जूल सेकंड इसका यूनिट होता है। अगर इसका आप डायमेंशन निकालेंगे एच का, तो निकल के आ जाएगा आपका कितना, ये जूल सेकंड इसका यूनिट होता है। जूल की जगह पे आप पुट कीजिए, है ना, तो केजी मीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या था, पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर में सेकंड था, तो ये सेकंड से सेकंड एक कटेगा तो आपका ये बच जाएगा, है ना। ये बच जाएगा कितना, ए मिल स्क्वायर और टी के पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, एच का डायमेंशन निकल के आ गया। ठीक है ना। चलिए अगले हम लोग टॉपिक की तरफ चलते जाते हैं, है ना। तीसरा नंबर, है ना, कौन सा है, तीसरा नंबर है, थोड़ा देखेंगे आप। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ए जो है आपका क्या है, तो एक मेटल का सरफेस लिया गया है। सपोज मान लीजिए वो क्या है, तो सीजियम लिया गया, सीजियम का एक मेटल सरफेस लिया गया है, मेटल लिया गया है, मेटालिक पार्ट। इसमें क्या किया गया है, अभी हम लोग पीछे में पढ़े क्या कि रेडिएशन जो है ना, रेडिएशन में इनके छोटे पार्टिकल को क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है। उस फोटोन में एनर्जी कितना होता है, 13c/λ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिएशन को जब गिराया जाएगा तो होता क्या है कि इस सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को गेन करके क्या करता है, तो मेटल के सरफेस से वो निकल जाता है, इजेक्ट कर जाता है। ठीक है, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, समझे ना। थोड़ा सा इधर में देखिएगा, कुछ यहाँ पे बात बोला गया, क्या बोला है यहाँ पे व्हेन द रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ पे जो है वो एनर्जी थोड़ा सा अच्छा खासा चाहिए, तो एनर्जी अच्छा खासा आपको कब मिलेगा बोलिए। इसका एक और फॉर्मूला क्या हो जाता है एनर्जी का, एच इंटू एफ। तो यहाँ पे देखिएगा, एफ जब बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, लेमडा घटेगा तो एनर्जी क्या होगा, तो सॉरी, एच जब बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और एनर्जी फिर से आपको बढ़ाना है तो लेमडा को क्या करना होगा, तो घटाना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर आपको हाई एनर्जी चाहिए तो लेमडा कम, और फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जेटिक रेडिएशन का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए बोला जाता है कैसे रेडिएशन से काम होता है, तो लो वेवलेंथ वाला और हाई फ्रीक्वेंसी वाला। वही बोला कि व्हेन द रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन द मेटालिक सरफेस या मेटल सरफेस, देन सम इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इजेक्टिंग फ्रॉम द मेटल सरफेस, है ना। बात समझे ना। बोला क्या कि जब एनर्जेटिक रेडिएशन जो है मेटल के सरफेस पे गिरा तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से बाहर निकलने के लिए चालू कर दिए। तो इस घटना को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है,
चलिए, उसके बाद में क्या बोला है कि पीईई, पीईई कहे तो इसका शॉर्ट फॉर्म है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, वाज डिस्कवर्ड बाई हर्ज। ये कौन डिस्कवर किए थे, तो हर्ज के द्वारा डिस्कवर किया गया था। उसके बाद में क्या बोला है कि इसमें जो लॉ वगैरह जो दिया गया है वो लेनार्ड के द्वारा लॉ दिया गया है। लेनार्ड, ये तीनों जो है वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट का नाम है हर्ज हो गया, लेनार्ड हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, आइंस्टाइन हो गया, है ना। उसके बाद में द पीईई कॉन्सेप्ट है जो जो डीपली एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में, है ना, वो आइंस्टाइन के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। चौथा पॉइंट इसका, इसमें क्या बोल रहा है, चार में देखिए, चार में इसका जो टॉपिक है वो क्या है, इसमें हर्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। अभी पीछे में बताया गया कि जो ये पीईई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, वो हर्ज के द्वारा, है ना, वो डिस्कवर किया गया था। तो हर्ज ने किया क्या था यहाँ पे, क्या किए थे उसने, तो एक इसमें जो है वो ट्यूब लिया गया था, है ना, वैक्यूम ट्यूब है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस ट्यूब में जो है वो दो आपका क्या सेट किया गया, तो प्लेट सेट किया गया, एक आपका जो है वो कैथोड है, एक जो है आपका क्या वो एनोड है ना। उसके बाद में क्या किया गया कि जब अल्ट्रा वायलेट रेज को, रेडिएशंस को कैथोड प्लेट पे गिराया गया, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल करके, है ना, निकल करके इधर में देखिए, ए वाला जो प्लेट था उस पर कैसा चार्ज था, प्लस वाला चार्ज था। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला, ये माइनस चार्ज था, तो ये जो है अट्रैक्शन चालू हो जाएगा। ये एनोड प्लेट और इलेक्ट्रॉन, एनोड प्लेट जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करते जाएगा, वो खींचते जाएगा। ठीक है, तो अंदर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब चार्ज का फ्लो हो जाता है सर्किट में, तो उसमें करंट बहना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर में देखा गया क्या कि जब इसमें रेडिएशन डाला गया, तो रेडिएशन डाला तो इलेक्ट्रॉन निकला, वो निकल करके क्या हुआ, वो एनोड पे चलता गया, इस तरह से घूमते गया पूरा वो, ठीक है। तो यहाँ से देखा गया क्या कि इस सर्किट में करंट बहना जो वो चालू हो गया। जब करंट बहना चालू हो गया तो यहाँ पे देखा गया क्या, है ना, मतलब बताया गया क्या कि इसमें करंट तभी बहा होगा जब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ आया होगा। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आया कैसे होगा, तो जब इस पे जो है रेडिएशन डाला गया, तो यहाँ से निकला, निकलने के बाद में इधर में आया। ठीक है, तो ये आपका था क्या, हर्ज एक्सपेरिमेंट था, इसको पढ़ लीजिएगा। क्या बोला है, पढ़ लेते हैं इसको हम, कि हर्ज ऑब्जर्व दैट व्हेन द अल्ट्रावायलेट रेज आर इंसिडेंट ऑन अ नेगेटिव प्लेट, जिसको कैथोड कहते हो आप, है ना, ऑफ ए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, देन कंडक्शन टेक्स प्लेस, है ना, इजिली इन द ट्यूब। समझे ना, कंडक्शन जो है, बिजली का चालन जो है वो बड़ा आसानी से हो गया जब रेडिएशन डाला गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो क्या है, वर्क फंक्शन है या तो फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, बोर्ड की एग्जाम में। देखिए वर्क फंक्शन जो होता है ना, वो बड़ा ही मस्त है, समझने का चीज़ है वर्क फंक्शन। जैसे वर्क फंक्शन जो होता क्या है, जैसे अब देखिए, ये है आपका मेटल सरफेस, ठीक है, ये क्या है, मेटल सरफेस है। यहाँ पे जो है वो क्या गिर रहा है, तो रेडिएशन गिर रहा है। ठीक है, रेडिएशन गिरने के बाद में जो है इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेगा वहाँ से, एनर्जी लेने के बाद में जो है वो क्या करेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप जरा सा समझिए, यहाँ पे जो रेडिएशन है, रेडिएशन हम लोग कोई भी रेडिएशन डालेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए, यहाँ पे बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक प्रॉपर क्या चाहिए, तो एनर्जी चाहिए, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। अगर उतना एनर्जी मिल रहा है तभी जो है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। जैसे मान लीजिए क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ज़रूरत है, और आप रेडिएशन के सहारे जो है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने, तो कभी निकलेगा नहीं, निकलेगा। ठीक है, तो रेडिएशन में जो एनर्जी होना चाहिए यहाँ पे 10 या 10 से क्या होना चाहिए, तो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब जा करके क्या होगा, यहाँ पे निकलेगा। तो वर्क फंक्शन जो है ना कुछ इसी तरह का चीज़ है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोला कि इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, बोला क्या, ये इंसिडेंट रेडिएशन का मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, जिसके वजह से क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा मेटल के सरफेस से पड़ने के बाद में। बात समझ में आ गया। तो ये जो है वो किसी वर्क पीस का मेटालिक सरफेस का आपका क्या होता है इसमें, तो ये वर्क फंक्शन है ना, क्या है वो, तो वर्क फंक्शन है। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन या एनर्जी है, इसको हम लोग मेजर जो करेंगे, इसका एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा, जूल होगा। लेकिन इसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेजर किया जाता है, किस में मेजर किया जाता है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। चलिए आगे, यहाँ पे पीछे में एक आपको दिया गया था फॉर्मूला, ये एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, तो एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा के बराबर होता है ना। तो यही वाला एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाता है, फाई के बराबर हो जाता है, जो कम से कम, है ना, जो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेमडा को लेमडा जीरो कहते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ जीरो कहेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इस लेमडा जीरो को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके वजह से थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना कवर किया गया, रिकवर किया गया। मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे में आपको मिलेगा सारा कुछ, है ना। अगला पॉइंट आपका क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसमें क्या हो जाएगा, बोला इसमें क्या कि ई बराबर यहाँ पे क्या है, एच एफ नॉट है ना। तो थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया था कि ई जो होता है वो क्या होता है, एच एफ होता है, एच एफ जीरो है ना। देख क्या हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फाइव। इसमें क्या बोल रहा है कि इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन है ना, विच कैन मेक्स एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, बात समझ में आ गया। बोल रहा है क्या कि इंसिडेंट रेडिएशन का ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाएगा, या तो फिर सिंपली बोल सकते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन का, जिसके वजह से आपका पीईई जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद में लैम्डा जीरो जो इसमें क्या है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। इसमें क्या बोला कि इट इज़ द, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। देखिए एक बात बताते हैं हम, एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है, और ई बराबर भी क्या होता है, एच इंटू एफ होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी को क्या बढ़ाओगे, ये बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी वाला लेंगे तो हम लोग एनर्जी बहुत बड़ा होगा, तो एक कम वाला होगा ना, जैसे मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना। तो इस वाले पे इतना फ्रीक्वेंसी पर, है ना, उसमें जो है पीईई जो है वो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब 6 हम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो एनर्जी और बढ़ जाएगा इसका रेडिएशन का, तो और एनर्जी बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और बहुत बढ़िया से निकलेगा। इसका मतलब 5 पे भी निकलेगा, स्टार्ट हुआ यहाँ पे, है ना, तो 6 पे भी निकलेगा, 7 पे भी निकलेगा, 8 पे निकलेगा। लेकिन 5 पे स्टार्ट हुआ तो ये 4 पे जो है वो नहीं निकल पाएगा, बिकॉज 4 फ्रीक्वेंसी वाला जो है, 4 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी जो है वो उतना एनर्जी नहीं दे पाएगा जितना उसमें ज़रूरत था। तो आप बताइए कि ये जो रेंज है आपका 5, 6, 7, 8, इसमें जो 5 है जहाँ पे स्टार्ट हुआ पीई, ये 5 जो है आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में, है ना, ये इसको इसलिए इसको जो है वो क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसलिए यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम यही लेमडा का बात करते हैं तो लेमडा जो है वो उल्टा हो जाता है। लेमडा क्या हो जाता है, उल्टा। जैसे लेमडा में बात कर लेते हैं हम, क्या कि मान लीजिए कि ई जो है वो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मान लीजिए 5 भी है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो लेमडा को घटने से एनर्जी बढ़ता है, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ से होगा पी, इससे भी होगा, इससे भी होगा, लेकिन इससे अब इससे नहीं होगा। तो इन तीनों में आपका क्या हो रहा है, घटना घट रहा है ना। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 3 पे स्टार्ट हुआ ना, तो 3 इसमें क्या मैक्सिमम है, तो इसलिए बोला जा रहा है इसमें क्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। देखिए तो यहाँ पे मिनिमम नहीं होना चाहिए, क्या लिखाना चाहिए यहाँ पे, तो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, क्या होगा यहाँ पे, तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आपका क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, है ना, विच कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। चलिए आगे में थोड़ा इरेज कर लेने दीजिए। चलिए उसके बाद में क्या बोला गया, देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या बोला कि व्हेन वेवलेंथ gets greater than lambda 0 or threshold wavelength है ना, then the energy will not able to eject an electron from the metal surface। बहुत बढ़िया बात बोला है ना। अभी ये चीज़ को हम भी बताएं कि लैम्डा जो है, लैम्डा का जो वैल्यू है वो लैम्डा 0 से अगर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि इससे जो एनर्जी आएगा वो कम आ जाएगा ए वाला से, तो उससे इलेक्ट्रॉन फिर नहीं निकल पाएगा। चलिए उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है क्या, 8 नंबर में आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ पीईई।
तो आइंस्टीन ने क्या बताए थे कि रेडिएशन के द्वारा जो एनर्जी जो दिया जाता है ना मेटल सरफेस पे, वो आपका यूज हो जाता है सबसे पहले वर्क फंक्शन जो निकालने में होता है वो, उसके बाद थोड़ा लॉस होता है साथ साथ में, ये दोनों चीज़ साथ में होता है, वर्क फंक्शन और प्लस लॉस जो होता है वो दोनों साथ में होता है। और जो बचा खुचा एनर्जी है वो कहाँ चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या बोलेंगे पीईई में कि द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो होता है वो वर्क फंक्शन प्लस लॉस प्लस क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखिएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। जब आइडियल केस मानेंगे हम लोग तो लॉस जो है उसमें क्या लिया जाएगा, जीरो ले लिया जाएगा। कितना ले लिया जाएगा, जीरो ले लिया जाएगा लॉस को। ठीक है, तो उसके बाद में अगर आगे आप बढ़ाएंगे, है ना, देखिए यहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन में जब लॉस जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो कुछ बचेगा उधर से एनर्जी जो आ जाएगा कहाँ पे, काइनेटिक में आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मैक्सिमम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मैक्सिमम, बिकॉज इस केस में लॉस को कंसिडर नहीं किया गया, इस केस में लॉस को कंसिडर जो है वो नहीं किया गया है, जीरो ले लिया गया है। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में लॉस जीरो होगा उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए आगे, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कई मैक्स जो है वो क्या है आपका, देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसका है, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का। जैसे इस मेटल के सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ वेलोसिटी से निकलेगा ना, इसका मास होता है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगा। एम क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, तो एनर्जी ऑफ आपका वही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जहाँ पे भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए आगे में हम बात करते हैं इसी तरह से। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ठीक है, यहीं पे ये जो ऊपर में इक्वेशन दिया गया था, क्या इक्वेशन ऊपर में, तो E इज इक्वल टू, है ना, E इज इक्वल टू है पाई प्लस कितना, तो के ई मैक्स था, कितना था, के ई मैक्स था। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशन है क्या, कन्वर्ट किया हुआ, देखिए यहाँ पे इक्वेशन है क्या, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इक्वेशन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। देखिए इधर यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगा, देखिए इसी इक्वेशन का ए जो है वो क्या है, तो ग्राफ है, समझे ना, इसी इक्वेशन का क्या है, यहाँ पे ग्राफ है। तो ए जो आपका है, ए वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एफ जीरो कहते हैं। मतलब कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे इमिशन होना स्टार्ट हो रहा है, इजेक्शन होना स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी इधर में है, इधर में क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाला गया। मतलब कि आप जानते होंगे यहाँ पे कि बाई बराबर जो है वो एम एक्स प्लस सी से ग्राफ बन जाएगा। कहाँ से बन जाएगा, क्योंकि देखिए ए आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, यहाँ पे इसको एक्स ले लीजिए, ए आपका फाइव है, मतलब कि बाई इज इक्वल टू आ गया एच इंटू एक्स माइनस कितना, फाइव, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, बाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, देखिए नीचे में माइनस में कट के आया यहाँ पे, एच क्या हो जाएगा, तो एच जो है इसका क्या हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा। एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो स्लोप इसका पॉजिटिव, करने का मतलब देखिए यहाँ पे स्लोप इसका पॉजिटिव है। ठीक है, स्लोप कहते हो tan थीटा। तो कहने का मतलब कि इस पॉइंट से इस साइड में आपका पीईई हो रहा है ना। मतलब कि एफ का वैल्यू जो है वो एफ जीरो से बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंट जो पीई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पॉसिबल है, बट इससे कम होगा तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या इफेक्ट जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बताया गया है आपको। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ग्राफ का ज़्यादा इसमें झोल झमेला नहीं है। आगे बढ़िए, 10वें नंबर पे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं।
देखिए पहला इसमें जो लॉ है, लॉ ऑफ पीईई क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। बात समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है आपका लैम्डा क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो एफ का क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही बात बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है प्लेट से, है ना, लाइट पड़ने के बाद में, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी या तो जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा होगा। कहने का मतलब क्या है कि आप उस प्लेट पे जितना एनर्जेटिक रेडिएशन डालोगे, है ना, उतना ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आएगा। बात समझ में आया आपको, है ना। क्या हमने बोला कि उस प्लेट पे जितना एनर्जेटिक रेडिएशन को आप डालेंगे उतना ज़्यादा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी या तो वेलोसिटी होगा। जैसे मैं आपको बताया गया होगा, है ना, कि जो वीव गेओ 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, और रेड कलर का उसमें विजिबल वाला में सबसे ज़्यादा होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस केस में जब उसमें देखेंगे क्या, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो किसका हो जाएगा, इसमें वायलेट का हो जाएगा, बिकॉज इसका लैम्डा जो क्या है, कम है। तो वायलेट वाला में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रेड वाला। बात समझ में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन का कौन सा, तो वायलेट कलर वाला का जो होगा, है ना, वायलेट कलर वाला का जो होगा वो कहीं ग्रेटर देन होगा किससे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, किसके वजह से निकला वो, तो रेड कलर के वजह से निकला था वो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, चलिए कहाँ गया, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है इसमें कि यहाँ पे आई बराबर क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई टी, या तो फिर एन ई डिवाइडेड बाई टी, या तो फिर, समझ रहे हैं ना बात। इसमें इसका बात किया, फोटो करेंट का बात किया। फोटो करेंट मतलब समझ रहे हैं ना कि उस प्लेट पे जब रेडिएशन पड़ा, उस पर ना रेडिएशन पड़ने के बाद में इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में करंट बहा था। याद कीजिए हर एक्सपेरिमेंट को, है ना। हम आपको बैक ले चलते हैं, देखिए यहाँ पे इस सर्किट में जो करंट बहता है ना, उस करंट को कहा जाता है फोटो करंट, या तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, देखिए किस बात पे डिपेंड करता है, आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो आई जानते हैं करंट, तो क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है। और इसमें क्यू जो होता है वो क्या होता है, तो एन इंटू ई के बराबर होता है। एन ई क्या है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। अब एन क्या है वहाँ पे, तो कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है उसके बारे में बता रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें थ्योरी बताया गया था आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन में, कि एक फोटोन जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन से जा करके क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर आई को बढ़ाना है, क्या करना है, आई को बढ़ाना है, तो एन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। एन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बढ़ेगा कब, जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तब। अब याद कीजिए कि नंबर ऑफ फोटोन जो कब बढ़ता है, तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो लाइट के इंटेंसिटी से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, तो लाइट के इंटेंसिटी से बढ़ता है कौन, तो आपका लाइट की इंटेंसिटी से बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको मिल गया, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। थोड़ा सा रुकिएगा, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत, है ना। चलिए, तो इसमें हो गया। इसमें डायरेक्ट एक रिलेशन निकल के आ गया क्या, कि जो फोटो करंट होगा वो लाइट की इंटेंसिटी का क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब कि जब लाइट का इंटेंसिटी जो है जब बढ़ेगा, तो उसमें जो फोटो करंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लाइट का इंटेंसिटी घटता है तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। एक मतलब कि एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, है ना, जैसे मैं सोलर सेल का एग्जाम्पल ले सकते हैं।
ठीक है। जब सुबह होता है 8 बजे का धूप होता है तो उससे करंट जो होता है थोड़ा कम निकलता है। वही 12 बजे का धूप जो होगा, बिना बादल वाला जो धूप होगा, उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगा आपको उस समय देखिएगा तो करंट जो है बहुत तगड़ा निकलता है, मतलब अच्छा निकलता है, पहले वाला से ज़्यादा निकलता है। ठीक है। तो ये जो है आपका सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद में अगर बात करें हम थर्ड पॉइंट का, है ना, कौन सा पॉइंट, थोड़ा रुकिएगा, चलिए, है ना, थर्ड पॉइंट का बात कर लेते हैं हम। देखिए इसी में क्या बोला था कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, है ना, वही जो बात हमने बोला था। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या बोल रहा है। तीसरे पॉइंट में बोला जा रहा है इसमें क्या, कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब बोल रहा है क्या, कि जैसे ही लाइट पड़ता है वैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है। ठीक है, किसी तरह का देर नहीं होता उसमें, है ना। तो इधर से आपको क्या समझ में आया यहाँ पे आपको यही समझना है इस लॉ ऑफ पीई में, कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का या तो फिर जो वेलोसिटी होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, तो लैम्डा का। ठीक है। और आपको इसमें क्या बताया गया है कि जो करंट होगा, है ना, करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। ठीक है। जितना ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, उसमें करंट डेवलप होगा। याद रखिएगा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पे किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ में आया। और इंटेंसिटी बढ़ाने से, समझ में गए ना, इंटेंसिटी बढ़ाने से उस पर उसके काइनेटिक एनर्जी का किसी तरह का प्रभाव ना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी या तो लैम्डा, है ना, चेंज करने से करंट पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गया। ठीक है। तो याद रखिएगा एमसीक्यू पूछा जाता है यहाँ से, मतलब कि एफ और लैम्डा का जो वैल्यू है वो करंट को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन, है ना, उसी तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो आपको काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। अब सेचुरेशन करंट है। सेचुरेशन करंट में क्या होता है ना, कि देखिए यहाँ पे ये वाला चीज़ कहाँ गया, हर एक्सपेरिमेंट, देखिए ये जो बैटरी यहाँ पे लगाया हुआ है ना, बैटरी लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये वाला प्लस देने की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो गया था, प्लस प्लस डेवलप हो गया था इस प्लेट पे। तो ये वाला प्लस वाला प्लेट क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को टान रहा था। इसका मतलब क्या है कि इस वाले प्लेट पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को टानेगा। इसका मतलब क्या है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज का बढ़ोतरी कब होगा, जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, बैटरी ज़्यादा लगाएंगे, है ना, पावरफुल वाला बैटरी लगाएंगे। तो हम लोग जैसे जैसे इसमें बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है, वो बढ़ते जाता है। और रेट ऑफ फ्लो बढ़ने से क्या होता है कि इसमें करंट जो है ना वो क्या होता है, तो बढ़ना चालू हो जाता है। तो इसमें ऐसा होगा क्या कि हम जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइम पर जा करके, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जा करके आई जो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। उसके बाद में क्या है कि आप जब वोल्टेज को बढ़ाओगे ना तो आई जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा उस मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है। तो उस करंट को ही बोला जाता है, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को बोला जाता है क्या, सेचुरेशन करंट कहा जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, बोला क्या है इसमें कि व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस देन देन फोटो करंट इंक्रीजेस। व्हेन वी इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस अगेन देन देयर इज नो इंक्रीमेंट इन करंट। बात समझ में आ गया, है ना। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट। उसके बाद में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। वो जो वैल्यू है करंट जो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है मैक्सिमम होकर के। उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेशन करंट कहते हैं, है ना, उस करंट के मैक्सिमम वैल्यू को। उसके बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि बैटरी को उल्टा करके हम लोग जब अप्लाई करते हैं ना, है ना, इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन रुक जाए या तो फिर करंट जो फ्लो हो रहा था वो रुक जाए, ताकि हम लोग पावर चेक करते हैं उसका कि आखिरकार इसका पावर कितना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कर दे, बंद कर दे, या तो करंट के फ्लो को क्या कर दे, वो बंद कर दे। इसमें देखिए क्या बोला गया, अनदर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज विच कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। अब जरा सा बात समझिए यहाँ पे कि जो करंट को बंद करेगा इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो बंद हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया होगा कब, जब उसका काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर जो है ना, या तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी जो के ई है वो किसके बराबर, जो बैटरी लगाया गया उसके द्वारा वर्क डन जो हुआ होगा उसके बराबर हो गया होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ते हैं बैटरी में, डब्ल्यू बराबर वी क्यू पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से जो है वो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। और आपका डब्ल्यू बराबर वी क्यू से यहाँ पे आ गया, जहाँ पे भी जो है वो क्या है, वी एस है। और वी एस क्या है, तो
स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे में देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हाफ एम वी एस स्क्वायर, है ना, वी एस इंटू क्यू की जगह पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है ये होता है। उसके बाद में यहाँ पे वी एस बराबर कितना आ गया, एम वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2 ही आ गया। तो इसकी किसका वैल्यू आ गया है, ये आ गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ए अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑफ द बैटरी है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बंद कर देता है इसमें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन आ गया है वाला, बी एस इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई, है ना, आसान रिलेशन है, कुछ ज़्यादा भारी है नहीं इसमें। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे ई बराबर कितना 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ई इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह पे कितना आ गया, ए इंटू वी एस आ गया। तो वी एस बराबर क्या लिख सकते हैं, ई माइनस 5 डिवाइडेड बाई ई, है ना, और ई कैपिटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा डिवाइडेड बाई ई इंटू ये हो जाएगा माइनस 5, तो अपना 5 है बेचारा। अच्छा, इस ई की जगह पे और क्या यूज कर सकते हैं, तो एच इंटू एफ डिवाइडेड बाई ई है, माइनस 5 डिवाइडेड बाई ए। एक कंबाइन इक्वेशन हो गया जो आपको भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है। उसके बाद में नोट पॉइंट में क्या बोला है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है डिपेंड करता है किस बात पे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है आप लोग बता सकते हो, है ना, ये डिपेंड करता है किस पे, फाइव पे सबसे पहले डिपेंड करता है, तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एनर्जी बोल सकते हैं, तो एनर्जी जो है वो कहाँ से आता है, तो उसका लैम्डा से और फ्रीक्वेंसी से आता है। तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे। किसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, तो इंसिडेंट रेडिएशन का। उसके बाद में 13 में बताया गया है, इस चैप्टर को ख़त्म, चलिए ज़्यादा है नहीं इसमें, डी ब्रोगली के बाद, चलिए ज़्यादा है नहीं, 2 पेज और बच रहा है इसमें। तो इसमें जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग, मैंने बात बता दिया गया है इस पर, है ना। ये जो वी एस है वो आपको वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है मेटल का, लैम्डा पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, तो एफ पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, तो आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ पीई के बारे में, है ना। ये 5 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, कितना नंबर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी बोर्ड में। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ पीई जो है वो क्या था, तो पहला इसका जो पॉइंट हो क्या बोला है कि द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द है सरफेस जो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा दैट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, तो इसने भी फोटोन का अपना डिफिनेशन दिया है। इसमें क्या बोला है कि जो सरफेस के द्वारा जो एनर्जी ऑब्जॉर्व किया जाता है वो क्वांटा के फॉर्म में किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फोटोन। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, है ना, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए कितना बढ़िया बात बोला है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो उसका फ्रीक्वेंसी पे या तो फिर उसका लैम्डा पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम लोग पहले भी जानते थे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, द फोटोन कैन इंटरेक्ट विथ, है ना, ओनली वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विथ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, है ना, एट ए टाइम, ड्यूरिंग इंटरेक्शन देयर इज नो टाइम लैग। देखिए क्या बोला, अभी पीछे में भी बात बताया गया था कि जब ये होता है, जब रेडिएशन जो है वो मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है, गिरता है, तो उस समय क्या होता है कि एक फोटोन जो है वो, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करता है, जो भी एनर्जी आदान प्रदान करना चाहता है वो करता है, अपना ट्रांसफर करता है। ठीक है, और बिना टाइम लग के काम होता है, टाइम लग इसमें होता नहीं है, टाइम नहीं लगता। चलिए उसके बाद में चौथा पॉइंट इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना, इज सफिशियंट देन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, अगर एनर्जी जो है वो पर्याप्त है फोटोन में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें कि द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो पीछे में पॉइंट बताया गया है ना। लॉ ऑफ पी में बताया गया बात कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का होता है वो, या रेडिएशन का होता है। चलिए मतलब कि 12 बजे वाला धूप के वजह से जो करंट है वो ज़्यादा निकलेगा विथ कंपेयर सुबह वाला धूप से या शाम वाला धूप से। चलिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो है वो इस तरह से यूज किया जाता है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो या फोटोन जो है आपका के कहाँ पे, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री, मतलब जिसको फाइव बोलते हो आप, ये वाला हो गया, ये आपका क्या हो गया, फाइव हो गया।
प्लस में ए आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, और ए आपका क्या हो गया, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या किया जाता है, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन यूज किया जाता है। ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। जब आइडियल केस होगा तो इसमें लॉस क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, है ना। जब लॉस जीरो आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे ई बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लॉस को नेग्लिजिबल माना गया है। चलिए, उसके बाद में लास्ट इसका पॉइंट है क्वांटम इफिशियंसी। क्वांटम इफिशियंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इमिटेड, है ना, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड ऑन द मेटल सरफेस होता है। कहने का मतलब क्या, कि एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस से निकल रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, बात समझ में आया। ये आपका क्या बता देता है, इसमें क्वांटम इफिशियंसी बताता, समझे ना। ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑन द मेटल सरफेस पर सेकंड का बात किया है। उसके बाद में अब ये जो है, अभी तक जो हम लोग जो कुछ भी पढ़े अभी तक, ये जो था वो क्या था, रेडिएशन का वेव नेचर था, मतलब लाइट का वेव नेचर था वो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से मैटर का वेव नेचर। ठीक है, नहीं सॉरी, अभी कुछ हम बोले हैं, थोड़ा माफ़ कीजिएगा उसमें। अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं इसमें रेडिएशन का हम लोग पढ़े हैं, इसमें क्या, रेडिएशन का हम लोग इधर में पढ़े, रेडिएशन का तो पार्टिकल नेचर पढ़ा। आपको कहीं पे पूछा जाएगा, ठीक है, कि पीईई जो है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो बताइएगा क्या, कि पीईई जो है वो आपका बताता है रेडिएशन का पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है, लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है पीईई, है ना। अब मुख्य रूप से अभी तक जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ही पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मैटर के बारे में पढ़ेंगे, और मैटर के बारे में हम लोग बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे, तो मैटर के बारे में इसमें वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में तो वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे मैटर का। चलिए, सबसे इसमें पहला बताया गया है इसमें क्या, तो डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट है। मैं फिर से बता दूं कि जैसा कि जान रहे हैं कि ये शॉर्ट नोट्स है, तो शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा डिटेल में बताया जाता नहीं है ना। जो जिसका यूज है ज़्यादा, है ना, उसको हमने डिटेल में भी लिखा है, समझे। जैसे अभी आइंस्टीन वाला था, जो 5 नंबर 2 नंबर में आने लायक है, उसको एकदम डिटेल में लिखा गया है। ठीक है, तो ये नोट्स काफ़ी है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिएगा इसमें। तो डिवीजन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट है ना, द वेव नेचर ऑफ द मैटर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है कि दे ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या देखा गया था, तो डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें देखा गया। और डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ क्या होता है, वेव होता है। तो देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो मैटर है, और इस मैटर जो है वो वेव का हरकत कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैटर में भी वेव नेचर पाया जाता है जब उसको अच्छा खासा वेलोसिटी से चलाया जाता है तो। ठीक है, इसका लास्ट जो टॉपिक बच रहा है ना, इसे ड्यूअल नेचर का, वो क्या है आपका, डिब्रोगली हाइपोथेसिस है। तो डिब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या बताया था, डिब्रोगली महोदय ना, कि अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली है ना, वेव इज एसोसिएटेड ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल which control the particle in every respect and that associated, है ना, with the wave, है ना। अब इस वेव को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मैटर वेव या तो डिब्रोगली वेव कहा जाता है, व्हिच वेवलेंथ इज कॉल्ड डिब्रोगली वेवलेंथ, समझे ना। यही चीज़ इसमें बताया गया है। इसमें क्या बोला है कि जो वेव है ना, वेव वो उसमें मटेरियल पार्टिकल के साथ में वो ट्रेवल करता है, समझे ना। उसमें जो एनर्जी इस तरह से वो जो चलता है वो क्या है, तो मटेरियल पार्टिकल है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। आगे चलिए, तो यहाँ से एक रिलेशन इस तरह से लाया जाता है आपको, जहाँ पे, थोड़ा रुकिएगा, देखिए यहाँ पे लैम्डा बराबर कितना है, एच डिवाइडेड बाई एम सी है ना। उसके बाद में लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है। एम सी कहे तो मास इंटू वेलोसिटी या स्पीड, और मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं, है ना। यहाँ पे रिलेशन आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में।
यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह पे सी डालेंगे, यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ke इंटू कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो एम इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर कितना, तो 2 ke आ जाएगा। आप यहाँ पे डालते जाइएगा, ठीक है। ई रिलेशन कहाँ से निकाला जाता है, तो ई रिलेशन जो है आपको निकाला जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू, आप पढ़े होंगे एम सी स्क्वायर होता है, ई एनर्जी इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा लगा दिया जाता है, इंटू कितना आ जाएगा, ये एम सी हो जाएगा, मगर एम सी स्क्वायर एसी से सी कट गया, यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा एच डिवाइडेड बाई एम सी, ठीक है। समझे ना, ये फॉर्मूला यहाँ से निकाला गया। उसके बाद में ए वाला जो है वो टेम्परेचर वाला है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे कि टेम्परेचर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आता है वो कितना होता है, 3/2 के बी इंटू कितना होता है, टी होता है, जहाँ पे के बी क्या है तो बोल्टमैन कांस्टेंट है, टी क्या है तो टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि दो प्लेट है, ये जो प्लेट है वो प्लस 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 है पूरा, है ना, ये क्या है माइनस 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 है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर से चलेगा ना, इस प्लेट से इधर से चलेगा, यहाँ से उठ के इधर में चलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है जब चलेगा मूव करेगा तो ये वेव के रूप में मूव करेगा, किसके रूप में मूव करेगा, वेव के रूप में मूव करेगा। इसका लैम्डा कुछ होगा ना, तो वही चीज़ बताया जा रहा है इसमें। तो इसमें यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, विरेस्ट में था, और इसके पास एनर्जी आ गई यहाँ पे जाते जाते, तो एनर्जी इसमें कहाँ से आया, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर या सी स्क्वायर जो एनर्जी कहाँ से आया, तो इस बैटरी के द्वारा, ये जो बैटरी अप्लाई किया गया है इधर में, यानी इस बैटरी के द्वारा जो वर्क डन है वो चीज़ें, तो बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना होता है, वी क्यू, तो वी इंटू ई के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 वी इंटू कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब इस एम सी स्क्वायर का वैल्यू में आप क्या करो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 वी ई इंटू कितना हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। अभी आप क्या करें, यहाँ पे एम इंटू एम सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 e भी इंटू कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। आप यहाँ पे ले जा करके वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ई देखिए यहाँ पे ई जो ई है आपका, यहाँ पे ई क्या है, यहाँ पे ई रखा नहीं है, यहाँ पे बस क्यू ही है, कोई दिक्कत नहीं है। टू है, एम है, टू है, एम है, क्यू है, उसके बाद में क्या है आपका बी है, सारा कुछ है, तीनों क्वांटिटी यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। बस हमने क्यू को क्या कर दिया है, तो ये पुट कर दिया, वहाँ पे क्यू ने रखा नहीं है, ठीक है। जब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन क्वांटिटी क्या है, तो एम इसमें क्या है, तो मास ऑफ द पार्टिकल या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, सी स्पीड ऑफ पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी के ही है, ये आपका क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्यू क्या है तो चार्ज ऑन पार्टिकल है ना। भी क्या है तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका क्या है तो के बी बोल्टमैन कांस्टेंट जो R/Na होता है ना। ई क्या है तो मोमेंटम है, लैम्डा क्या है डिब्रोगली वेवलेंथ है, और टी क्या है तो टेम्परेचर है, और ई क्या है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। ये बात समझ में आ गया ना आपको, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से जब भागेगा ना यहाँ से, तो वेव के रूप में भागेगा, यहाँ पे इसके रूप में भागेगा, वो चलेगा ट्रेवल करेगा, वेव के रूप में ट्रेवल करेगा इस तरह से वो, है ना। तो इसी का ये वेवलेंथ बताता है वो, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, तो जो हाफ एम वी स्क्वायर इसमें जो एनर्जी आएगा, हाफ एम सी स्क्वायर जो आएगा, यानी किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है ना, पूरा ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो W बराबर V इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पुट कर लीजिएगा वैल्यू, ये निकल के आ जाएगा। तो ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, हम लोग मॉडर्न में एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं जा रहा था, है ना, लेकिन सारा कुछ कवर किया गया, यकीन कीजिएगा इसमें कुछ भी चीज़ नहीं छूटा हुआ है, कुछ भी चीज़ नहीं छूटा हुआ है। ये नोट जो है वो ऐसा बनाया हुआ ताकि आपको जेई नीट में भी काम आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ढंग से पढ़ेंगे। एक चीज़ याद कीजिएगा कि कहीं पे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फोटोन का, किसका, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास जो होता है वो कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। फोटोन का कितना मास होता है, रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे तरीक़ा से शॉर्ट नोट्स के ज़रिए, है ना। तो आप लोग से गुजारिश है इतने मेहनत को फालतू में ना जाने दें। हमें उम्मीद है बहुत ज़्यादा ही आप लोग इससे फ़ायदा लेंगे, उठाएंगे, और अच्छे एग्ज़ाम में
मतलब जो भी एग्ज़ाम होगा देंगे आप, है ना, उसमें अच्छे नंबर आएगा। और इस चैनल को थोड़ा ग्रो करें, काफ़ी यूजफुल चैनल होने वाला है। ये नया नया बना है, इसलिए ज़्यादा लोगों तो कभी पहुंचा नहीं है, आप लोग पहुंचाइए, है ना, अच्छे अच्छे लोगों तक पहुंचाइए। इसमें दीजिए उनको आइडिया दीजिए थोड़ा। और मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि 11th क्लास का बैच जो है, सॉरी 12th क्लास का जो बैच जो है वो फिर से 1 फरवरी से चालू होने वाला है न्यू सेशन के लिए। तो आप लोग, आपके पास पड़ोस में जो बच्चे हैं 12th क्लास के, जो न्यू सेशन में जाने वाले हैं, अगले साल देंगे एग्ज़ाम, है ना, उनको भेजिए, है ना। किसी तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे होगा नहीं, ना बोर्ड का, ना नीट का, ना जेई का, ना रिवीजन का, ना सिलेबस का, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सारा कुछ टाइम से ख़त्म किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो क्या है तो एटम एंड्स न्यूक्लियाई में सारा कुछ कंप्लीट किया जाएगा, है ना। अब वीडियो जो है वो एकदम लगातार जाएगा, इतना लेट से नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया था हमको पीपीटी वगैरह बनाने में, काफ़ी समय लग गया था। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना।